नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। न्यूज 360 की शुरुआत करते हैं बाजार से ही, क्योंकि निफ्टी ने 10,000 के मैजिक आंकड़ों को आज छुआ। बाजार के खुलते ही निफ्टी ने 10,011 का उच्चतम स्तर बनाया, लेकिन बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। हालांकि अब बाजार में आज सीमित दायरे में कारोबार जरूर दिखा। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने 32,374 के रिकॉर्ड स्तर को छुआ और कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 18 अंक और निफ्टी 2 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। आज के कारोबार की बात करें तो बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर बंद रहा। मिड कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी थी। टेलीकॉम, मेटल, रियल्टी, बैंक, शुगर और केमिकल शेयरों में आज सबसे ज्यादा खरीदारी दिखी। वहीं कैपिटल गुड्स, ऑटो और एफएमसीजी शेयरों पर थोड़ा दबाव था। बाजार के सुझाव पर निवेशकों को क्या करना चाहिए, आगे बाजार की दिशा क्या होगी? जी बिजनेस एडिटर मिहिर भट्ट ने एक्सक्लूसिव बातचीत की इनाम ग्रुप के चेयरमैन वल्लभ भंसाली से। हमारे साथ श्री वल्लभ भंसाली जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। आई नो इट्स अ बिजी डे फॉर यू। और इनफैक्ट सबसे पहले तो आपको बधाई हो, निफ्टी पहली बार 5 डिजिट में पहुंचा है। पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तब आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही थी कि मार्केट जब अपने हाई पर होता है, वैल्यूएशन जब अपने हाई पर होती है, तब जो कॉशन है उसे भी ऑल टाइम हाई पर होना चाहिए। अभी इस समय मार्केट जिन लेवल पर है, ऑब्वियसली वन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस, लेकिन ये जो मोमेंटम है फॉर द टाइम बिंग इट सीम्स कि कोई मेजर थ्रेट है नहीं इसके ऊपर। क्या ये सही है, क्या मानना सबका? ये मोमेंटम है तो यही मानता है कि क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, इसीलिए मोमेंटम है। तो ये तो ढलान पर जैसे गाड़ी अपने आप चलती है वो वाली बात है। सो आई थिंक क्वेश्चन मार्केट के अंदर काल के गर्भ में क्या छुपा है वो सब हमें पता नहीं होता। अचानक से सिचुएशन बदल जाती है, कोई एक समाचार आता है और उसका एक पीछे लहरें चल निकलती है, इसलिए क्वेश्चन रखना एकदम ज़रूरी है। आई थिंक लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अधिकांश सेक्टर्स के जो पी मल्टीपल हैं वो उनके 5 साल 10 साल के एवरेज से 25 से 50% ऊपर चल रहे हैं। ठीक बात है कि भारत का भविष्य कुछ अलग नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, तो हमारा आउटलुक ज़्यादा रोबस्ट है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म देख सकते हैं, लेकिन प्राइस में सब कुछ आ जाता है। अब बहुत अच्छी चीज़ जो इस बार मार्केट में देखने को मिली है वो ये है कि डोमेस्टिक फंड्स के ज़रिए, इंश्योरेंस के ज़रिए हो या फिर म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए, काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का देखने को मिला है। और एटलीस्ट अभी तक हम जितना बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, उसमें ये फीलिंग नहीं आ रही है दैट दे आर कंप्लेसेंट अबाउट द अप मूव, दे आर कॉशियस ऑल्सो। पॉकेट्स में रिडम्पशन भी देखने को मिली है। ये टिपिकल एक बड़ा ही, जिसे कहते हैं हम, एक कैरेक्टरिस्टिक में चेंज देखने को मिला है, या फिर टेक्टोनिक शिफ्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर के बिहेवियर में देखने को मिला। आप ये मानते हैं? मैं इसे टेक्टोनिक शिफ्ट नहीं कहूँगा। आई थिंक ये मैच्योरिंग प्रोसेस है कि जब 1990 के करीब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, उस समय हमारा इन्वेस्टर बेस ही बहुत छोटा था। अब पिछले 25-27 साल के अंदर इन्वेस्टर बेस और इन्वेस्टर एजुकेशन कई गुना बढ़ चुका है। ऐसे में लोग एजुकेटेड हैं, जो कम एजुकेटेड भी हैं वो मार्केट के बारे में ज़्यादा समझ रखते हैं, इतनी सारी मार खा चुके हैं। तो ये जैसे घुटने रगड़ के आदमी सीखता है, वैसे ही मार्केट और ये छोटे इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स सीखे हुए लोग हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि बारिंग द शॉर्ट टर्म चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन और अर्निंग्स ग्रोथ और मे बी सम इंटरनेशनल इवेंट, मीडियम टर्म ट्रैजेक्टरी अगर हम देखें न सिर्फ भारतीय मार्केट्स की बल्कि इंडियन इकोनॉमी की भी और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस की, तो ये सही पटरी पर है, इंटैक्ट है, आउटलुक पॉजिटिव है आपका? मैं ये कहूँगा कि अगले 10 साल तक हमारी इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर प्रेशर रहेगा, मतलब वो बहुत नीचे की तरफ धीरे धीरे जाएगी ही। टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन की कमर टूटी हुई है और वो मेरे ख्याल से बरकरार रहेगी। ऐसी परिस्थितियों में अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होता है तो इक्विटी रिटर्न्स भी कम होंगे। तो 10-12% का अगर इक्विटी रिटर्न लॉन्ग टर्म में 12 से 15% का आता है, जो कि मैं समझता हूँ कि अगले 10 सालों तक 12% का कंपाउंड रिटर्न आएगा। बीच बीच में ऐसे साल आएंगे जबकि उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन वो तो लैग के साथ पीछे रिकवर हो जाता है। और जितना रिटर्न 12 से 15% का रिटर्न, 12% मुझे ख्याल से एवरेज रिटर्न है,
अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होती है तो हो सकता है 15% रिटर्न मिले, वो फैंटास्टिक रिटर्न गिना जाएगा। तो निफ्टी ने 10,000 का स्तर तो छुआ, लेकिन हमने भी बाजार का एक बड़ा पोल कराया जिसमें कुछ सवाल पूछे गए। आइए एक एक करके आपको बताते हैं कि पोल के नतीजे कैसे रहे। सबसे पहला सवाल, अब निफ्टी में क्या करें? गिरावट में खरीदें, मुनाफा वसूली करें, या क्या और ऑप्शन हो सकते हैं? तो गिरावट में खरीदें, ऐसा 92% निवेशकों का मानना है। मुनाफा वसूली करने के लिए 6% निवेशकों ने हामी भरी, वहीं 2% कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, मतलब कान से। एक और सवाल जो हमने पूछा अपने इस मेगा पोल में, जिसमें यह पूछा गया कि निफ्टी का अगला टारगेट क्या हो सकता है, जिसमें 89% लोगों ने बोला 10,200 इस स्तर पर निफ्टी पहुंच सकता है। 8% महज लोगों ने बोला कि 10,500 का टारगेट अगला निफ्टी का हो सकता है। वहीं 3% लोगों ने कहा कि इससे भी ऊपर 11,000 तक का टारगेट या आंकड़ा, इस स्तर को निफ्टी छू सकता है। मुनाफा वसूली होने पर कहां तक गिरावट संभव है, यह हमारा अगला सवाल था, जिसमें 79% लोगों ने बोला 9,700 इस स्तर तक। वहीं 18% निवेशकों ने बोला कि 9,500 अंकों तक निफ्टी में गिरावट संभव है। वहीं 3% निवेशकों का यह मानना था कि 8,700 के स्तर तक निफ्टी फिसल सकता है। अगला हमारा सवाल इस पोल में था कि निफ्टी के लिए अब बड़ा ट्रिगर क्या हो सकता है, जिसमें 37% लोगों का यह मानना था कि जो नतीजे आ रहे हैं तिमाहियों के, उसमें गिरावट जो अगला बड़ा ट्रिगर है वो साबित हो सकता है। 34% लोगों का मानना था कि जो 2 अगस्त की आरबीआई पॉलिसी में है वो, उसमें कैसी तरीके की घोषणाएं होती है ब्याज दरों को लेकर, वो एक अगला ट्रिगर हो सकता है। वही 29% लोगों का मानना था कि लिक्विडिटी एक बड़ा ट्रिगर निफ्टी के लिए हो सकती है। अगला सवाल हमारा रहा आगे कौन से सेक्टर चलेंगे, जिसमें से 43% निवेशकों का मानना था निजी बैंक, 38% निवेशकों का मानना था तेल गैस, वही 19% निवेशकों का मानना था कि आईटी सेक्टर आगे जाकर चलेंगे। वहीं किन शेयरों में खरीदारी की जाए, इस पोल में जब हमने पूछा तो 42% निवेशकों का कहना था RIL, 38% निवेशकों का कहना था HDFC बैंक, वहीं 20% है निवेशकों का मानना था कि इन्फोसिस जैसे शेयर में खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, ये तो बात रही हमारे बाजार के बड़े पोल की, जिसमें हमने अलग अलग सवालों के जरिए लोगों और निवेशकों से जानना उनकी राय। लेकिन 10,000 का सफर निफ्टी के लिए एक ऐसा सपना था जिसे बाजार से जुड़ा हर निवेशक देख रहा था। जब सेंसेक्स ने 10,000 का आंकड़ा पार किया था, तब लोग यही सोचते थे कि निफ्टी कब 10,000 छुएगा, और आज वो दिन आ ही गया। तो आइए आपको दिखाते हैं निफ्टी के फर्श से अर्श तक का सफर। दस 10,000 की ऊंचाई पर बैठे निफ्टी का सफर शुरू होता है आज से 22 साल पहले, 3 नवंबर 1995 को, जब 1,000 की बेस वैल्यू के साथ निफ्टी में ट्रेडिंग शुरू हुई। 9 साल के लंबे समय और 2,258 ट्रेडिंग सेशंस के बाद निफ्टी ने 2,000 का आंकड़ा पार कर दिया। 30 जनवरी 2006 को निफ्टी ने 3,000 की नई ऊंचाई को पार किया। इसमें 290 सेशन लगे, लेकिन 4,000 पहुंचने में साल भर से भी कम समय लगा। निफ्टी 209 ट्रेडिंग सेशन में ही दिसंबर 2006 को 4,000 की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। फिर एक साल बाद 27 सितंबर 2007 को चौतरफा खरीद के दम पर निफ्टी ने 5,000 का अहम पड़ाव पार किया। लेकिन इसके बाद साल 2008 की मंदी आई। निफ्टी 6,000 से फिसलकर 2,250 के स्तर तक टूट गया। इन स्तरों से उभरकर 8,000 के लेवल तक आने में निफ्टी को पूरे 6 साल और 1,685 ट्रेडिंग सेशंस लगे। साल 2014 में निफ्टी ने 8,000 का आंकड़ा पार कर दिया। 2014 में ही एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी थी। बाजारों के सेंटिमेंट में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। कई राज्यों में भी बीजेपी की सरकार बनी। इससे भी बाजारों का सेंटिमेंट काफी बदला। 9,000 से 10,000 तक पहुंचने में निफ्टी को महज 91 ट्रेडिंग सेशन लगे। निफ्टी ने मुकाम सिर्फ विदेशी निवेशकों के दम पर हासिल नहीं किया, बल्कि इसमें बहुत बड़ा योगदान घरेलू संस्थागत निवेशकों का भी रहा। साल 2014 और उससे पहले तक घरेलू संस्थागत निवेशक बाजार से पैसा निकाल रहे थे और बाजार सिर्फ विदेशी संस्थागत निवेशकों के दम पर चल रहा था। लेकिन इसके बाद तस्वीर बदली। साल 2014 के बाद से घरेलू संस्थागत निवेशकों का भरोसा बाजार में बढ़ा। विदेशी संस्थागत निवेशकों के मुकाबले ज्यादा ही पैसा मार्केट में लगाया।
बाजार अब पूरे जोश में है। नजर अब निफ्टी के 11,000 पर है। बाजार के सेंटिमेंट्स ऐसे ही रहे तो ये लक्ष्य भी दूर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए कुछ नतीजों की बात कर लेते हैं। अप्रैल जून तिमाही में भारतीय एयरटेल का मुनाफा उम्मीद से कम ही गिरा है। पहली तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 75% गिरकर 367 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल की बात करें तो इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1462 करोड़ रुपए था। कंपनी के ARPU में तिमाही दर तिमाही के आधार पर 2% की गिरावट देखने को मिली है। मौजूदा तिमाही में कंपनी की आय 14% गिरकर 21,958 करोड़ रुपए हो गई है और पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी की आय 25,546 करोड़ रुपए थी। देश का वित्त वर्ष अप्रैल मार्च की जगह जनवरी दिसंबर होने वाला है। वित्त वर्ष में बदलाव को लेकर सरकार कल 11 बजे एक अहम बैठक करने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि PMO और वित्त मंत्रालय के अधिकारी कल एक बैठक करेंगे जिसमें वित्त वर्ष में बदलाव को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में शंकराचार्य कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। अभी हाल ही में शंकराचार्य कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले ही इस बारे में कह चुके हैं कि सरकार बहुत जल्द वित्त वर्ष में बदलाव को लेकर फैसला करेगी और इसी सिलसिले में अब बैठकों का दौर भी शुरू होने वाला है। चलिए अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने का भी समय आ रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि अपना IT रिटर्न तो आपने भर ही दिया होगा। अगर नहीं भर दिया है तो 31 जुलाई खत्म होने में ज्यादा दिन बाकी नहीं है। खैर, ये तो आपको सिर्फ सचेत करना हमारा मकसद था। असली बात यह है कि ये 31 जुलाई 31 मार्च जैसी ये तारीखें अब सच में तारीखी बनने वाली है, यानी इतिहास, क्योंकि सरकार अब वित्त वर्ष को बदलने की तैयारी में है। अगर वित्त वर्ष बदला तो इससे आपकी SIP, इंश्योरेंस का प्रीमियम, इन सब का क्या होगा? आप टैक्स प्लानिंग कैसे करेंगे? ज्यादा घबराइए नहीं, ये दिक्कत सिर्फ पहले साल ही आएगी। क्या हो सकता है बदलाव, कैसे इससे आप निपट सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी सरकार दुनिया के साथ कदम मिलाने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में बदलाव की तैयारी में है। अभी हम 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्त वर्ष के तौर पर मानते हैं। सभी निवेश, खर्चे, कंपनियों के नतीजे, फाइनेंशियल प्लानिंग इसी वित्त वर्ष के आधार पर तय होती है। लेकिन अब जबकि वित्त वर्ष को बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने की बात हो रही है, तो ये सवाल जहन में उठना लाजमी है कि आखिर इसका असर एक आम निवेशक पर क्या होगा, एक टैक्स पेयर की जिंदगी में क्या बदलाव होंगे। हालांकि नए वित्त वर्ष को लेकर कोई दिशा निर्देश तो नहीं तय हुए हैं, लेकिन एक अनुमान तो लगाया ही जा सकता है। अभी जो वित्त वर्ष 31 मार्च को खत्म होता है, अब वो 3 महीने पहले यानी 31 दिसंबर को खत्म होगा। ज्यादातर टैक्स पेयर्स अपनी टैक्स प्लानिंग आखिरी के 3 महीनों में यानी जनवरी, फरवरी और मार्च में ही करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी की 70% प्रीमियम से कमाई इन्हीं 3 महीनों के दौरान होती है। 50% ELSS निवेश भी इसी दौरान होते हैं। अब अगर वित्त वर्ष बदला तो इंश्योरेंस पॉलिसी के एडवांस प्रीमियम का भुगतान नए वित्त वर्ष में नहीं बल्कि पुराने वित्त वर्ष में करना होगा, जब तक इसके नियमों में संशोधन ना हो जाए। हालांकि म्यूचुअल फंड्स में SIP को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि SIP के जरिए ELSS में निवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि नौकरी पेशा लोग टैक्स प्लानिंग कब से शुरू करेंगे। कंपनी अक्टूबर से ही कर्मचारियों से 80C के निवेश के प्रूफ मांगना शुरू कर देगी, जिससे दिसंबर तक का TDS काटा जा सके। एडवांस टैक्स पेमेंट भी 31 दिसंबर से पहले करने होंगे। रेंट एग्रीमेंट भी 1 जनवरी से 31 दिसंबर के लिए ही बनेगा। पहले साल बेसिक डिडक्शन और टैक्स में छूट भी थोड़ी कम मिलेगी। अभी 60 साल के कम उम्र वालों के लिए बेसिक छूट 2.5 लाख रुपए है। ये घटकर करीब 1,87,500 रुपए हो जाएगी। ATC के तहत अभी 1.5 लाख रुपए के निवेश पर छूट है। पहले साल में ये थोड़ा कम 1,12,500 रुपए रह जाएगी। NPS में छूट जो अभी 50,000 रुपए तक की है, वो घटकर 37,500 रुपए हो सकती है। सरकार अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही 150 साल पुराने वित्त वर्ष के ढांचे को खत्म करके दुनिया से कदम मिलाने के लिए नए वित्त वर्ष को जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश में है। थोड़े हिचकोले तो आम निवेशक को भी लगेंगे, लेकिन इसके बाद एक सहज व्यवस्था की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वित्त वर्ष बदलने से आपकी टैक्स प्लानिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, SIP पर क्या असर पड़ेगा, ये हमने आपको बताया। लेकिन बजट का क्या होगा? कहा यह जा रहा है कि बजट भी फरवरी की जगह
नवंबर दिसंबर में पेश होगा। और अगर सरकार इसमें कामयाब होती है तो साल 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले सरकार के पास वोटरों को लुभाने का पूरा मौका होगा। सरकार भले ही आर्थिक कारणों का हवाला देकर वित्त वर्ष को अप्रैल मार्च से बदलकर जनवरी दिसंबर करना चाहती है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह 2019 के लोकसभा चुनाव भी हैं। जानकारों के मुताबिक वित्त वर्ष बदलने से बजट भी नवंबर दिसंबर में पेश होगा। ऐसे में सरकार 2019 के आम चुनाव से पहले सरकार के पास वोटरों को लुभाने का पूरा मौका होगा। हालांकि सरकार की दलील है कि अप्रैल से वित्त वर्ष की शुरुआत ब्रिटिश राज से जारी परंपरा है और इसे तोड़ने में कोई हर्ज नहीं। It is a historical change which is going to help to the system because at the end of the March, actually our year ends in December and financial year ends in March, and because of that there are a lot of complications are there. But before I feel that because of this revolutionary change, it is going to benefit the system. And I feel that these are all innovations which is going to help to accelerate our economy. सरकार का तर्क है कि ग्लोबल इकोनॉमी के दौर में भारत अलग थलग नहीं रह सकता, क्योंकि ज्यादातर बड़ी इकोनॉमीज में वित्त वर्ष जनवरी से दिसंबर ही होता है, लेकिन भारत में वित्त वर्ष अप्रैल से शुरू होता है। इससे मल्टीनेशनल कंपनियों को अकाउंट्स मेंटेन करने में दिक्कत आती है। सरकार के इस फैसले का कांग्रेस की तरफ से विरोध तो नहीं हो रहा, लेकिन पार्टी का कहना है कि सरकार जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। The question is that, this is too early because, a lot of some legislations will have to be passed. It has to be followed up. Just like demonetization and also just like GST. If they do it in a hurry, they will be disrupting the whole system. वित्त वर्ष को लेकर सरकार ने पूर्व आर्थिक सलाहकार शंकराचार्य की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी है। फिलहाल इस साल ये बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए राज्यों की भी सहमति जरूरी होगी। लेकिन मोदी सरकार ये बदलाव 2019 के चुनावों से पहले कर लेती है, तो मोदी सरकार के लिए ये कदम एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा होगा। वित्तीय वर्ष को बदलने की अगर मोदी सरकार की कोशिशें कामयाब होती है तो साल 2019 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में अलग होगा। पहला ये कि वोट ऑन अकाउंट यानी लेखा अनुदान की परंपरा टूट जाएगी, और दूसरा ये कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के पास एक फुल फ्लेश पॉपुलिस्ट बजट पेश करने का पूरा मौका होगा, और साथ ही उसे अमली जामा पहनाने के लिए भी काफी वक्त मिलेगा। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। देश की लाइफलाइन बीमार है। सुरेश प्रभु की रेल पीएम मोदी के स्वच्छ भारत के मिशन से उल्टी दौड़ती है, वो चाहे खाने के मामले में हो या फिर ओढ़ने बिछाने के मामले में। सीएजी ने रेलवे को लेकर एक और पर्दाफाश किया है। लिलिन धुलवाने में रेलवे भयंकर लापरवाही से काम कर रहा है। संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में सीएजी ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि रेलवे इन चीजों की धुलाई के लिए निर्धारित शेड्यूल बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा, और इतना बुरा हाल है कि कई जगह 3 सालों से ब्लैंकेट धुले ही नहीं है। चादरों और तकिए के कवर्स के साथ भी यही माजरा है। जरा सोचिए, आप रेलवे के एसी बोगी में खुद को कंबल में समेटे सफर का मजा ले रहे हो, लेकिन तभी आपको पता चले कि ये कूल एसी से कोजी फील दे रहा कंबल 3 साल से धुला नहीं है। यहाँ तक कि जिस तकिए पर आपका सिर है वो आखिरी बार कब धुला था, खुद रेलवे को इस बात की जानकारी नहीं है। यानी रेलवे ने आपकी बीमारी का पूरा इंतजाम कर रखा है। दरअसल सीएजी ने 2012 से 13 और 2015 से 16 के पीरियड का 33 डिपो से डेटा कलेक्ट किया। इस पड़ताल से सामने आया कि रेलवे विभाग कंबल की साफ सफाई के मामले में पूरी तरह उदासीन है। 9 अलग अलग जोन के अंदर पड़ने वाले 13 डिपो में 3 साल से कोई कंबल नहीं धुला है। सोचकर ही उबकाई आती है कि जिस कंबल को रोज कोई इस्तेमाल करता है उसका 3 साल तक पानी के साथ स्पर्श तक नहीं हुआ। बीमारियों को इससे मुखर न्योता और क्या होगा। ऑडिट में ये भी पता चला है कि 33 में से सिर्फ 7 डिपो छोड़ दिए जाएं तो चादरें भी बिना धुली पाई गई हैं। 2015-16 में 12 डिपो के कुछ ऑडिट से पता चला कि यहाँ कंबल धोने के बीच का वक्त 6 महीने से लेकर 26 महीनों तक का था। ये डिपो कोई छोटे मोटे शहर के नहीं, बल्कि मुंबई, कोलकाता, ग्वालियर, गुवाहाटी, लखनऊ, सिकंदराबाद और डिब्रूगढ़ जैसी जगहों के थे।
यही नहीं, साफ सफाई का लाख दावा करने वाले रेलवे के चेन्नई के बेसिन ब्रिज डिपो में देखा गया कि तकियों के कवर इस्तेमाल की हुई चादरों को फाड़कर बनाए जा रहे थे। कई जगह पर धुली हुई चादरें, तकिए वगैरह अस्त व्यस्त ढंग से फेंके गए थे। उन्हीं के बीच वो कंबल वगैरह भी थे जो बहुत पुराने होने की वजह से जिनको नष्ट किया जाना था। गाइडलाइंस के अनुसार चादरें, तकियों के कवर्स, तौलिए आदि एक बार इस्तेमाल होते ही तुरंत धोने के लिए दिए जाने चाहिए। कंबल हर 2 महीने बाद धुलने चाहिए, लेकिन इसका पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सीएजी ने राय दी है कि तत्काल प्रभाव से एक ऐसी प्रणाली बनाई जाए जिससे साफ सफाई निर्धारित समय से हो सके। जो भी रिपोर्ट के आधार पे फॉलो अप एक्शन है वो तो एज पर लॉ, एज पर रूल हम लेंगे ही। जो कंबल की बात कर रहे हैं उसकी जो पीरियोडिसिटी है उस पर भी हम एक पॉलिसी डिसीजन आजकल लेने की तैयारी में हैं कि उसकी वॉशेबिलिटी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी इम्प्रूव करें। एक उसमें सुझाव ये भी आया है कि हम कंबल में एक कवर जो होता है, कंबल का ब्लैंकेट कवर, वो लगाया करें और वो रेगुलर फ्रीक्वेंसी से साफ किया जाए। तो पहले तो खाना खराब और अब खाने के बाद सोने जाएं तो 3 साल से बिना धुले कंबल का इस्तेमाल, यानी प्रभु की रेल की हालत खस्ता है। भले ही मोदी सरकार जनता को बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रही है, लेकिन जो हालात हैं वो बुलेट ट्रेन के दौड़ने की नहीं, मौजूदा ट्रेनों को सुधारने की है। समीर दीक्षित, जी मीडिया। चलिए अब बाइक्स के शौकीनों के लिए अच्छी खबर। ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन बाइक टाइगर एक्सप्लोरर XCX को भारत में लॉन्च कर दिया है। इंडिया में इस बाइक की एक शोरूम कीमत 18,75,000 रुपए रखी गई है। शुरू में भारत में यह बाइक सिर्फ 10 लोगों को ही बेची जाएगी। टाइगर एक्सप्लोरर में 1215 सीसी का दमदार इनलाइन ट्रिपल इंजन दिया गया है। ट्रायम्फ ने इस बाइक को लंबी टूर राइडिंग के लिहाज से तैयार किया है। पहाड़ी रास्तों के लिए इसमें हाइड्रोलिक टॉर्क असिस्ट क्लच दिया गया है। ट्रायम्फ की यह दमदार बाइक ग्लोबल मार्केट में 6 वेरिएंट में उपलब्ध है, लेकिन कंपनी भारत में फिलहाल इसके एक ही वेरिएंट को लॉन्च कर रही है और भारत में इस बाइक का मुकाबला डुकाटी, मल्टीस्ट्राडा और BMW R1200 GS जैसी बाइक से होगा। ये सबसे बड़ी खास बात है कि ये एडवेंचर सेगमेंट की गाड़ी जो हमने आज लॉन्च की है 1215 सीसी की गाड़ी है और एक ट्रिपल इंजन टेक्नोलॉजी पे इसकी पूरी इंजन टेक्नोलॉजी है और ये हमारे लिए ट्रायम्फ के लिए एडवेंचर सेगमेंट की फ्लैगशिप ब्रांड है। खबर मुंबई से, यहाँ के घाटकोपर इलाके में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है। घाटकोपर की साईं दर्शन बिल्डिंग में आज सुबह करीब 10 बजे यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि 4 मंजिला इस इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था। मलबे में अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 4 मंजिला इमारत सुबह 11 बजे ढह गई और यहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं कि लोगों को भी हटाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द मलबे में से लोगों को बाहर निकाला जा सके। सरकार ने हादसे की वजह की जांच के आदेश दिए हैं। घटना जो है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण, वो किस कारण हुई है इसकी इंक्वायरी, इसकी तपास, इसके बारे में किसी को फ्रेम में करना। फायर फाइटर्स और BMC की डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम राहत और बचाव में जुटी हुई है। चश्मदीदों का कहना है कि बिल्डिंग काफी जर्जर थी। बहुत बड़ा धमाका हो गया, ऑल ऑफ सडन ये पूरा बिल्डिंग तो सोच भी नहीं सकते थे नीचे आ गया ऑल ऑफ सडन। अभी तक तो हमारे सामने 10 जन को रेस्क्यू किया है, 10 से 12 जन, और बहुत सारे फैमिली स्टिल पीछे फंसे हुए हैं। साईं दर्शन बिल्डिंग करीब 40 साल पुरानी थी और जर्जर हालत में थी। जिस वक्त हादसा हुआ बिल्डिंग के नीचे वाले एक फ्लोर पर काम चल रहा था। इस बिल्डिंग में कुल 16 फ्लैट हैं जिनमें करीब 60 लोग रहते हैं। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक नर्सिंग होम भी चल रहा था। न्यूज़ 360 के इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।